नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मास्टर वर्ल्ड चैनल पर, जहां मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर, जो रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्ट 3 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया तथा या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। ठीक है, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद की रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। अब चलिए पढ़ते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। ठीक है, अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक है, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, तो दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों के विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देती है। अब चलिए देख लेते हैं अकबर की नीतियां। ठीक है, अकबर की नीतियां प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण के अकबर ने निर्धारित किए थे, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल के अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांतों में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे पक्षी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, जिसे धार्मिक और धर्मार्थ के लिए कार्यों का किए जाने वाले कार्यों के मंत्री होते थे। ठीक है, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी का अधिकारी होता था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी के साथ मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाना का स्थापना जो है 1575 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अकबर की रुचि अभी विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते थे, वे अक्सर कट्टर होते थे। ठीक है, उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती थी। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में एक अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतबखाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रजनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है, में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, विस्तृत चित्रांकन है। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 1563 से 64 में तीर्थ यात्रा और जजिया कर समाप्त कर दिया गया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात को आधारित थे।
औरंगजेब की शासनकाल में 1689 ईस्वी में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया। ठीक है, अगेन जो है औरंगजेब के शासनकाल में जो जजिया कर फिर से लगा दिया गया। कब लगाया? तो 1689 में, सॉरी, ठीक है, 1679 में। 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। 1571 में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया। ठीक है, 1585 से उत्तर पश्चिम और अधिक नियंत्रण लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह 13 वर्षों तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाई रखी। जहांगीर के दरबार पर अब नूरजहां का प्रभाव देख लेते हैं। नूरजहां का जो असली नाम जो था मेहरुनिशा था। ठीक है ना, इसलिए मेहरुनिशा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया, उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य की रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है यह सिक्का। ठीक है, गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप महारानी चंद्रमा जैसी, ठीक है, वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, यह वाक्य अंकित था। अब 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष में दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कल 8000 में से 445 ही थी। ठीक है, अभी कुल मनसबदार की एक छोटी संख्या 5 से 6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए और हैदराबाद और एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। राजा और रानियां को देख लेते। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। ठीक है, उसके ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी मतलब विधि निर्माता का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है, अब जो है अकबर के अन्य समकालीन शासकों जैसे कि इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ प्रथम जो 1558 से लेकर 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास जो 1588 से 1629 के बीच शासन था और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बैसिलेविच जो 1547 से 1584 का शासनकाल है, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अब किसान और जमींदार के और राज्य के देख लेते हैं। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत जो है बहुवचन जिसका रियाया होता है या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या अशामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद कास्त व पाही कास्त। ठीक है, पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन थी। दूसरे पाही कास्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। सिंचाई और तकनीक खेती का प्राथमिक उद्देश्य जो था
लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ का कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, अब तंबाकू का प्रसार कैसे हुआ देख लेते हैं। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत लाया गया। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस बार पाबंदी लगा दी। फसलों की भरमार मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ और दूसरी रबी। ठीक है, अब फसलों की भरमार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ लिया है। आईने अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। कपास और गन्ने जैसे फसलें बेहतरीन जिन्स एक कामिल थी। तिलहन जैसे सरसों और दलहन में नकदी फसलों में आती थी। ठीक है, अब जो है जाति और ग्रामीण माहौल देख लेते हैं। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूह में बटे थे। मुसलमान समुदाय के हलाल खोरान जैसे नीचे कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जहाजादों, शाब्दिक अर्थ होता है नाविक के पुत्र, की तुलना दासों से की जाती थी। ठीक है, मतलब मल्लाह जादव की जो तुलना जो है दासों से की जाती थी। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर और गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरा जाति जैसे सद, गोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक से स्थिति पाने लगी। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। अब भ्रष्ट मंडल देख लेते हैं क्या है। मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप थे कि वे पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे, और यह भी कि वे अपनी जमीन पर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ छोटे किसानों पर डाल देते थे। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। पंचायत एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। अब जो है महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदारी उनकी सेवाओं के बदले लोहारों और बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जया बैप्टिस्ट तेवनियर को यह बात उल्लेखने लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं। पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। अब जो महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी गई जाती थी कि उस पर काबू खोने का डर था। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। असम में अहोम राजा के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। अब देख लेते एक समांतर सैनिक बल क्या है। आईने अकबरी के मुताबिक मुगल भारत में जमींदार की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी। ठीक है, 384,558 घुड़सवार थे, 4277057 पैदल यात्री। ठीक है, पैदल, और 1863 हाथी था और 4260 तोप और 4500 नाव थे। ठीक है,
ठीक है। अब जो है अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करे, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना थी कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा हो। ठीक है, अब आईने अकबरी का अनुवाद देख लेते हैं। आईने अकबरी की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता, आज का जो कोलकाता है, कि एस्थेटिक सोसाइटी ने अपने बिब्लियोथेका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है और जो कलकत्ता 1873 में किया गया था। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. जैरेट ने किया, जो कलकत्ता 1891 और 1894 में किया गया था। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स अर्थात इतिवृत्त इतिहास का नाम दिया। ठीक है, मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की विविधता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधित था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा, यहाँ तक कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरंगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1519 से लेकर 1526 के बीच अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप और आगे की ओर बढ़ा। इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं ने 1530 से 40 और 1555 से 56 तक जो है साम्राज्य की सीमा में विस्तार किया था। ठीक है, यहाँ तक देख लें, हुमायूं 2 बार शासन करता है। ठीक है, एक 1530 से लेकर 40 के बीच में और इसी बीच में 1540 में के बीच में ही जो शेरशाह के द्वारा ये लड़ाई के वक्त ये भाग जाता है और दोबारा फिर से आता है 1555 से 56 में। ठीक है, शासन करता है, किंतु यह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। ठीक है, अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों और तुरान अर्थात मध्य एशिया के उज्बेकों की विस्तारवादी योजना पर लगाम लगाए रखा। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 27 में, शाहजहां 1628 से 58 और औरंगजेब ने 1658 से 1707 के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। 1557 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। अकबर, शाहजहां और आलमगीर, जो मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी की कहानी पर आधारित इतिवृक्षों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पल्लवित हुए। मुगल चगताई मूल के थे तथा तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक जो थे बाबर ने कविताएं और अपने समरण इसी भाषा में लिखे थे। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, जबकि बाबर के
जबकि बाबर के समरनों का बाबरनामा के नाम से तुर्की में फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाह ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद जो है रज्मनामा के रूप में हुआ है। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। नस्तलिख अकबर की पसंदीदा शैली थी। ईरान से भी कलाकार मुगलकालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को तो मुगल दरबार में लाया गया, और जैसे कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया था। ठीक है, अकबर का दरबारी जो है इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणित करते थे, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। 1589 में 1589 में शुरू कर अब्दुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया, और इस दौरान कई बार अब उसने प्रारूप में सुधार किया। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास है और तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक का मानव जाति का इतिहास है। ठीक है, और दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ, और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या 1602 ईस्वी में कर दी गई। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों और बौद्धों और मुसलमानों को भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी, और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। ठीक है, अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल अहमद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। यह 3 जिल्द में, ठीक है, बादशाहनामा जो है 3 जिल्द में है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1628 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर जिल्द लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। बुढ़ापों के आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में ना लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। ठीक है, अब बादशाहनामा का सफर देख लेते हैं। मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजकीय प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध नवाब ने 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट दे दिया। तभी से यह विंडसर कासाल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। ठीक है, 1994 में हुए संरक्षण कार्य में बधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसी की वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ, और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए। 1784 ईस्वी में सर विलियम्स ने जोन्स ने द्वारा स्थापित एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब प्रकाश के विचार का संप्रेषण देख लेते हैं। सुहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक है, जहां ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया था। ठीक है, और सुहरावर्दी की रचनाओं के इस्लामी दुनिया में व्याप्त रूप से पढ़ा जाता था। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं ईश्वर फर ए इजादी से निश्चित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों के पदानुक्रम में मुगल राजस्व को अब्दुल फजल ने अब सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे।
शासक पर केंद्र दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित किया। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर चहार तस्लीम और जमीन बोसी जमीन को चूमना के तरीके अपनाए गए। अब रत्न जड़ित सिंहासन। आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में दीवाने आम में रखे शाहजहां के रत्नजड़ित सिंहासन तख्त ए मूरशा में रखा हुआ है। ठीक है, बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों के संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवाने आम में, ठीक है, आता था। बादशाह दीवाने खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। ठीक है, कभी कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों के द्वारा बनाई गई इमारतों के नक्शे को देखता था। 1633 में दारा सिको और नादेरा राजकुमार परवेज की पुत्री के विवाह की व्यवस्था राजकुमारी जहां आरा और दिवंगत महारानी मुमताज महल की प्रमुख नौकरानी सती उन निशाखा नूम द्वारा की गई। हिनाबद्दी मेहंदी लगाना की रस्म दीवाने खास में अदा की गई। विवाह पर कुल 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 6 लाख रुपए शाही खजाने से, 16 लाख रुपए जहां आरा और जो मुमताज महल द्वारा आरंभ में अलग से रखे गए रुपयों की मिलाते हुए, ठीक है, और शेष दुल्हन की मां द्वारा दिए गए थे। ठीक है, अब है पदवी या उपहार और भेंट। राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियों ग्रहण करते थे। मुगल सिक्कों पर राजसी न्याचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी हासिल थी। उच्चतम मंत्रियों में से एक को तो दी जाने वाली आशफ खां की पदवी को उद्धत पैगंबर शासक सुलेमान की कल्पित मंत्री से हुआ था। औरंगजेब ने अपने 2 उच्च पदस्थ अभिजातों और जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी प्रदान की थी। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ अक्षर लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया। सरप्पा सर से पांव तक एक अन्य उपहार था। ठीक है, इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। अब शाही परिवार कैसे देख लेते हैं। हरम शब्द का प्रयोग प्राय मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता था। यह शब्द फारसी से निकला था, जिसका तात्पर्य पवित्र स्थान होता था। मुगल परिवार में शाही परिवार से आने वाली स्त्रियां और बेगमों और अन्य स्त्रियों जिनका नाम कुलीन परिवार में नहीं हुआ था में अंतर रखा जाता था। दहेज के रूप में अच्छा खासा नगद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करने आई बेगमों को अपने पतियों और स्वाभाविक रूप से आगाहों की, ठीक है, आगाहों की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। नूरजहां के बाद मुगल रानी और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्रियों ने जहां आरा और रोशन आरा की ऊंची शाही मनसबदारों की समान वार्षिक आय होती थी, जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद जो दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजना में हिस्सा लिया था। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई है। ठीक है, शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की जो रूपरेखा है वो जहां आरा द्वारा बनाई गई है। अब गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। ठीक है, गुलबदन बेगम किसका है, तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया पुस्तक जो है हुमायूंनामा है। ठीक है, गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की सौतेली बहन तथा अकबर की बुआ थी। गुलबदन स्वयं तुर्की और फारसी धारा प्रवाह लिख सकती थी। 1560 से आगे भारतीय मूल के 2 शासकीय समूहों राजपूतों व भारतीय मुसलमानों शेखजादाओं ने शाही सेवा को प्रवेश किया। इसमें नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भाड़मल कचवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक 4 चमन में मुगल अभिजात वर्ग का वर्णन किया। ठीक है, अब अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल खन्नी जाति का था। ठीक है, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल जो था खन्नी जाति का था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए।
जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां, जिसकी मृत्यु जो हो 1645 ईस्वी में ईरानी थी, वो क्या थी? ईरानी थी। मीर बख्शी उच्चतम वेतनदाता, खुले दरबार में बादशाह के दाएं और खड़ा होता था और नियुक्ति पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवान आला और जिसे वित्त मंत्री कहा जाता था, सदर उस सुदूर मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री, और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी था। अब तजवीज एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। दरबार में नियुक्त तैनात एक रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों के वाक्य नवीश के समूह का निरीक्षण करता था। अभिजात और क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, जिसे वकील कहते हैं, दरबार की बैठकों पर की तिथि और समय के साथ साथ उच्च दरबार से समाचार अर्थात अखबारात ए दरबार ए मोहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। अब एक केंद्र में स्थापित कार्य के विभाजन को प्रांत सूबों में दोहराया गया था। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ अर्थात दीवान, बख्शी और सदर होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। परगना मतलब उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख तीन अर्धवंशानुगत अधिकारियों, कानूनगो, राजस्व आलेख का रखवाला चौधरी, ठीक है, जिसे राजस्व संग्रह का प्रभारी होता था, और काजी द्वारा की जाती थी। मुगल काल में माल शब्द का अर्थ होता है भू राजस्व। मुगल काल में माल शब्द का जो अर्थ था क्या था? भू राजस्व। अब 16वीं शताब्दी में एलची या साफी शब्दों का प्रयोग जो है राजपूत के लिए हुआ था। मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गुंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत शहंशाह, राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियों, अथवा जहांगीर जो विश्व पर कब्जा करने वाला, ठीक है, अथवा शाहजहां जो विश्व का राजा था, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधि शामिल थी। शाहजहां को क्या कहते था? विश्व का राजा, और जहांगीर जिसे विश्व पर कब्जा करने वाला कहा जाता था, ठीक है। अब सफावी और कंधार को देख लेते हैं। मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्र से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वत पर निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। कंधार सफावी और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर को पुनः प्राप्त हुआ। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे, तथापि कंधार पर यह दावा करता था कि 1613 में जो है जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह विशिष्ट मंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। अब जो है 1622 में फारस ने कंधार पर कब्जा कर लिया। पुनः कंधार 1638 ईस्वी में मुगलों के कब्जे में आया, लेकिन फारस ने 1648 ईस्वी में पुनः कंधार पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शाहजहां इसे प्राप्त करने हेतु कई असफल प्रयास किया था। अब देख लेते हैं मुगल कालीन व भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। अब खेत बटाई जो क्या थी? खेत बटाई जो थी, खेत में ही अनाज का बंटवारा था। लंग बटाई जो था, अनाज को खलियान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई जो था, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई करना। अब जो है मुगलकालीन सूबों की संख्या, ठीक है, मुगलकालीन सूबों की संख्या देख लेते हैं। अकबर के समय में जो 12 सूबे थे और नए सूबे जो 3 जुटे। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे, जिसमें था कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया, ठीक है। और शाहजहां के समय 18 सूबे थे, जिसमें 3 नए जोड़े गए, कश्मीर, भट्टा
और उड़ीसा। औरंगजेब के समय 20 अथवा 21 सूबे थे, जिसमें 2 नए जोड़े गए थे, बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में। ये पूछता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। अब मुगल कालीन उच्च अधिकारी देख लेते। विभाग है दीवान इंसाफ, जो इसका उच्च अधिकारी जो होता था सुल्तान के आदेश को लिखने और डाक संबंधी कार्य करता था। दीवान वजारत, जो लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखरेख आदि करता था। दीवान कजा न्याय विभाग था, ठीक है, काजे उल कुजात। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन था, ठीक है। दीवान आरिज सेना की भर्ती, रसद और शिक्षा संगठन की देखरेख करता था। दीवान रसालत विदेश विभाग का था। मुहतसिब, जो ये मुस्लिम समुदाय के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। अब देख लेते हैं वाक्य नवीस जो था, यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस या गुप्त पत्र लेखक होता था। दरोगा ए डाक या गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था तथा इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवान तन या वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आदिश या शाही तोपखानों का प्रधान होता था। मीर बहर या जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा ये जासूसवाद संदेश वाहक दोनों होते थे। वितिकची अकबर ने अपने शासनकाल में 19वें वर्ष दरबार की सभा घटना व खबरों के लिखने हेतु इसकी नियुक्ति की थी, ठीक है, इस वितिकची की। मुशरिफ जब क्या था, मुशरिफ जो थे यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे और नाजिर ब्युत्तात या शाही कारखानों का अधीक्षक होता था, ठीक है। अब देख लेते हैं पुस्तक मुगल कालीन साहित्य। तारीख सलातीन ए अफगान, जो फारसी भाषा में है, इसका लेखक जो है अहमद यादगार था। बाबरनामा फारसी में है, इसके लेखक जो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। सियारुल मुख्तखरीन जो फारसी भाषा का है, गुलाम हुसैन द्वारा लिखा गया है। रजनामा जो है फारसी भाषा में है, कवियों का मंडल द्वारा लिखा गया, जिसमें बदायूनी और फैजी थे। रामायण जो है फारसी भाषा में बदायूनी और नकीब खान ने लिखा था। भगवद गीता जो है फारसी भाषा में दारा सिको ने लिखा था। योग वशिष्ठ जो है फारसी भाषा में दारा सिको एवं निजामुद्दीन पानीपति ने लिखा था। अब जो है अर्थवेद जो है फारसी में इब्राहिम सरहिंदी ने लिखा था। पंचतंत्र जो है फारसी में फैजी ने लिखा था। लीलावती फारसी में फैजी ने लिखा था। कलिया दमन फारसी में अबुल फजल ने लिखा था। बावन उपनिषद फारसी में दारा सिको ने लिखा था। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल ने लिखा था। हुमायूंनामा फारसी में गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तुजुके बाबरी जो है तुर्की में लिखा गया बाबर के द्वारा। तुजुके जहांगीरी फारसी में जहांगीर और मोतमीद खां मोहम्मद बिन हादी के द्वारा। मुंतखब उल तवारीख जो है फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अब जो है इकबाल नाम ए जहांगीरी फारसी में मोतमीद खां ने लिखा था। माओशेर जहांगीरी जो है फारसी में ख्वाजा कामगार ने लिखा। तबकाते अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। शाहजहांनामा जो है फारसी में इनायत खान ने लिखा था। मुंतखब उल लुबाब जो है फारसी में खफी खान ने लिखा था। आलमगीर नामा जो है फारसी में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। मासिर आलमगिरी फारसी में साकिब मुस्तैद खान ने लिखा था। फतवा आलमगिरी जो है फारसी में औरंगजेब ने लिखा था। पातशाहनामा जो है फारसी में हमीद लाहौरी, ठीक है, जो शाहजहां का दरबारी कवि था, उसने लिखा था। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में भीमसेन ने लिखा था, ठीक है। अब जो है तारीख शेरशाही जो है या तारीख तोहफा ए अकबर शाही फारसी में अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था। अब खुलासत उत तारीख जो है फारसी में सुजान रॉय ने लिखा था। वाक़ियत आलमगिरी जो है फारसी में आकिल खान ने लिखा था। फतुहत ए आलमगिरी फारसी में ईश्वर दास नागर ने लिखा था। आलम ए सले फारसी में मोहम्मद सलेह ने लिखा था। रस गंगाधर और गंगा लहरी जो है संस्कृत में जगन्नाथ पंडित जगतगुरु ने लिखा था। रामचरितमानस विनय पत्रिका अवधि में तुलसीदास ने लिखा था। कविंद्र कल्पतरु हिंदी में कविंद्र चंद्र राय ने लिखा था। रामचंद्रिका जो है ब्रज भाषा में केशव दास ने लिखा था, ठीक है। अब जो है शासक और इमारतें, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा शासक और इमारतें, इसे देखेंगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। ठीक है, इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष 3 मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, अब जो है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था, क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत करवाया और इसकी ऊंचाई जो है 238 फीट है। ठीक है, अब जो है दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। आगरा के किले का निर्माण में लगा श्रम जो है 8,000 मजदूर था। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य 7वीं और 10वीं शताब्दी की मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगी। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शिला जो है अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। ठीक है, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं जिसे बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया हुआ। राजस्थान की बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी की राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया। अब मंदिर, मस्जिदों और हौजों के निर्माणों का देख लेते हैं। मंदिर और मस्जिद और हौजों का निर्माण, एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर के उपासना हेतु किया था। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। ठीक है, अब धार्मिक अनुष्ठान के जरिए जो मंदिर में एक दूसरे देवता राजराजेश्वर का सम्मान करता था। एक शाही शिल्पी मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुलिपि बताया है। फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के शासक होने पर अपनी नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली एक गुहा के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अब बाग, मकबरे और किले के बारे में देख लेते हैं। मुगलों की अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ठीक है, अपनी आत्मकथा के में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। बाबर ने इस शैली को आगरा के आराम बाग में प्रथम प्रयोग किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा वास्तविक रूप से अकबर के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराब बदार जिसे प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में दिया गया। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गोद अथवा विहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेषकर रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। ठीक है, एक विशाल
एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चहल सितुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन में विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला अर्थात नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा को कहा जाता था। ठीक है। पितरादुरा, अब पितरादुरा जो है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगी ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने थे। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राज के न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बल दिया। ठीक है। अब बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रमण जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। ठीक है। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1631 से 32 ईस्वी से 1653 से 54 के बीच में लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ था। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार जो था अहमद लाहौरी और उसके मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित कराया उसे शाही महल नदी पर स्थित है। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है। अब जो है मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्र वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाले छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बंगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। ठीक है। अब जो है नगर व व्यापारी शिल्प देख लेते हैं। ठीक है। प्रशासनिक केंद्र चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर था। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती थी। राजा चोल द्वारा निर्मित राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। ठीक है। अब जो है लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राज के पेरुथंचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर के उरेयूर के शालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे थे। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्ति तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है। अब मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र तंजावुर एक मंदिर नगर का एक उदाहरण है। मंदिर अक्षर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। कांसा, अब देख लेते हैं कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती थी
होती है जो तांबे और रांगे मतलब टीन के मेल से बनती है। घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता था। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामीन, भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ठीक है, तीर्थस्थल में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन अर्थात उत्तर प्रदेश और तिरुवंतमलाई तमिलनाडु में जो है ऐसे नगरों की दो उदाहरण है। अजमेर जो राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी के अंतिम समय में बस गए थे और उनकी दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। छोटे नगरे का संजाल देख लेते। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा पिछने लगा। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए चलाते थे। उनमें से ऐसी गलियां जहां दुकानें एवं बाजारें थी जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। ठीक है, अब बड़े छोटे व्यापारी। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है मणि ग्रामम और नानादेशी विदेश से थे। इनके अलावा चेरियाड़ और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। ठीक है, लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होते थे। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। 17वीं शताब्दी में हीरे के एक सौदागर जो बेप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों से होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। नगरों में शिल्प, बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जराई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें मुसुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसी प्रकार शालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। शहरों के बदलते हुए भाग। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1740 में बंगाल की राजधानी बन गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंबात और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। ठीक है, सूरत और मुर्ज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे।
सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधा पतन प्रारंभ हो गया। मछलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया। ठीक है, जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जमुला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1687 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। नए नगर और व्यापारी देख लेते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिम एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा ने जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। ठीक है, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर भी भारत पहुंच सकता है। वह 1499 में वेस्ट इंडीज के तट पर अमेरिका पहुंचा और वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है जनजातीय और खानाबदोश समुदाय, इस चैप्टर को देख लेते हैं। जनजातीय लोग कौन थे? पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनकी मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों का द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलूच, जिसे बलूची भी कहा जाता था। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरगा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजाति की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गौंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ठीक है,
अब खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। ठीक है। बादशाह जहांगीर ने अपनी संस्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज धोते होंगे। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। बदलता अब देख रहे बदलता नई जनजाति और श्रेणियां। ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी का अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ये रथकार शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नई राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। ठीक है। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अकबर के शासन काल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। राजगढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गाँव को मिलाकर बनते थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महुआ के चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1564 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं का गढ़ कटंगा पर हमला किया गया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। ठीक है। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटिया 1523 और कोच हाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। राज्य के लिए जिन लोगों ने से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में जनगणना की गई। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीकों में अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। शिव सिंह ने 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया। मंगोल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्रह जाति थे। ठीक है, मंगोल थे। ठीक है। वे मध्य एशिया के घास के मैदान और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांत में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाली। अपनी मृत्यु के समय 1227 से वह एक सुविकसित प्रदेश का शासक था। अब क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण देख लेते हैं। चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुरम का चेर राज्य
प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं में से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की और संकेत करता है। जगन्नाथी संप्रदाय, ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य में पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया, ठीक है। अब है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान राजपूताना कहता है, ठीक है, ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। कथक शास्त्रीय नृत्य की कहानी या शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है, ठीक है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत और तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक की विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान अर्थात कहानी लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। रासलीला में एक लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में, लखनऊ में था, ठीक है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। लघु चित्रों की परंपरा। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों चित्रित करते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नई उभरने वाली क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। अब है मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। मुगल उदाहरण का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्र पर पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चिंतन बराबर की जारी रहा। ऐसे ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, ठीक है। अब जो है 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली की विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। अब बंगाल संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है, ठीक है। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध जो दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा।
चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा। ठीक है, अब जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र था, 1576 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सुबह माना जाने लगा, मछली भोजन के रूप में। ठीक है, बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली और धन की उपज बहुत त्यागता से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। ब्राह्मणों को शामिल भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इसे निषेध में ढील दे दी। बृहदर्म पुराण में, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। अब नेक्स्ट चैप्टर है मराठा साम्राज्य। चलिए देखते हैं। मराठा साम्राज्य का जो है ये चार्ट है, देख लीजिए। मराठा साम्राज्य में सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी का था, उसके बाद उग्रसेन, इसके 2 पुत्र हुए कर्ण सिंह और शुभकर्ण। ठीक है, अब जो है कर्ण सिंह देवगिरी के यादव लाखोजी जाधव राव और शुभकर्ण के इनके वंशज भोसले कहलाए। ठीक है, और इसके बालाजी भोसले, माले जी। अब देखिए माले जी के जो थे शाहजी भोसले और तुकाबाई संभाजी। अब इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, ये पूरे चार्ट है दिए गए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1630 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुंभी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारों के शासनकाल में पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गई। पेशवाओं के देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसी मैदानी इलाकों में मुठभेड़ ले लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। शिवाजी द्वारा चलाया गया रथ मुद्रा में लाड़ी, टका, रुका शामिल था। ठीक है, अब जो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 6 जून 1674 ईस्वी में राजधानी रायगढ़ में पश्चिम विशेश्वर उर्फ पश्चिम गंगा घपट नामक ब्राह्मण द्वारा कराया गया, जिसके लिए शिवाजी ने भव्य समारोह आयोजित किया था। शिवाजी ने अपने को सिसोदिया का वंशज घोषित किया। शिवाजी ने छत्रपति, मराठा, कुलभूषण, हैदर धर्म उद्धारक और गौ ब्राह्मण रक्षक संरक्षण आदि उपाधि धारण किया था। शिवाजी के राज्याभिषेक में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हेनरी ऑक्सनेडन उपहार लेकर उपस्थित हुआ था। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। इस संधि का मुख्य प्रावधान था, पहला है शिवाजी अपने 35 में से प्रमुख 23 किले मुगलों को सम्मिलित करने थे। दूसरा है शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भेजना स्वीकार किया। तीसरा है शिवाजी को 5000 से 5000 मनसब प्रदान किया गया। शिवाजी से यह अपेक्षा किया गया कि बीजापुर से मुगलों के युद्ध में शिवाजी सहायता करे और मुगल उसका उचित पुरस्कार देगा। पांचवा है शिवाजी जयसिंह की सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा दरबार जाने के लिए राजी हुआ था। ठीक है, अब जो शिवाजी को मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने आज्ञा के अवज्ञा के अपराध में संभाजी के साथ बंदी बना लिया। आगरा के जयपुर भवन से जयसिंह के पुत्र राम सिंह के सहयोग से शिवाजी अपने पुत्र के साथ भागने में सफल हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा और ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा और ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दिया था। शिवाजी भू राजस्व 2/5 भाग 40% लेते थे। शिवाजी की नियमित पैदल सैनिक पागा कहलाते थे। मराठा सैनिकों में अश्वरोही जो अस्थायी था शाही साजो सामान का प्रयोग करते थे। वे बार, गिर और अस्थायी अश्वरोही सैनिकों शिलहदार कहलाते थे। शिवाजी ने अफजल खां के 1659 में आत्मरक्षा के लिए हत्या कर दी। ठीक है,
अफजल खां बीजापुर के सेनापति था। इसका मूल नाम अब्दुल्ला भट्टारी था। शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम किला तोरण है। शिवाजी काल में मिरासदारों के पास वंशानुगत भूमि था। मराठों के प्रशासन में गांव में लेखपाल कुलकर्णी कहलाता था। देशमुख और देशपांडे जिला स्तर के अधिकार थे। शिवाजी के द्वारा प्रारंभ किया गया अष्टप्रधान को संभाजी ने समाप्त कर दिया। मुकासा भूमि का अर्थ है नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। सरंजामी प्रथा में सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान दिया जाना था। ठीक है, अब पेशवा जो है, पेशवाओं के काल में सरंजामी प्रणाली ने आनुवंशिक रूप से ले लिया। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में, वर्तमान जुन्नर जिले में, ठीक है, जिले में 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शाहजी भोसले और जीजाबाई से हुआ। वर्ष 2000 में महाराष्ट्र विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 घोषित किया, जबकि शिवाजी का जन्म परंपरागत रूप से 6 अप्रैल 1627 माना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग में निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। ठीक है, अब जो है वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का सरदेश मुखी जो था नाम से 10% हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, अब शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो देख लेते हैं। पेशवा जो प्रधानमंत्री थे, यह विभाग था अष्टप्रधान का प्रमुख विभाग था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यहाँ नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। मजूमदार जो आमंत्य कहलाते थे या वित्त मंत्री था। सुमंत या दबीर जो है विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार थे। सुरू नवीश या चिटनीस जो थे पत्राचार विभाग के थे। वाक्य नवीश जो या आधुनिक गृह मंत्री के समान था। और न्यायाधीश जो है न्याय विभाग का था। और सेनापति सर ए नौबाद जो है सेना का प्रधान होता था। पंडित राव जो है धर्म व दान विभाग का होता था। अब बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान और पश्चिम पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तमिल एवं तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। मराठों को 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरी हो जाती है तो और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, फिर ग्वालियर शहर को और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। ठीक है, अब जो है बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्य की भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। शाहजी ने खेरा के युद्ध में 1707 ईस्वी में शिवाजी द्वितीय और ताराबाई के पुत्र को पराजित कर मराठा राज्य पर कब्जा कर लिया। पेशवाओं के अंतर्गत कन्होजी आगरे को उनकी असाधारण प्रतिभा के
कारण नौसेना का कार्य सौंपा गया। बाजीराव फर्स्ट के काल में मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई। बाजीराव फर्स्ट का कथन है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए। शाखाएं तो स्वयं ही छीन भिन्न हो जाएगी। मुगल साम्राज्य के बारे में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक जिंजी में रहा था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत के तृतीय में नाम मात्र का प्रधान सेनापति पेशवा का पुत्र था। विश्वासराव था वास्तविक नेतृत्व पेशवा का चचेरा भाई सदाशिव राव भाव कर रहे थे। ठीक है, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी पश्चिम काशीराज ने इस युद्ध में मराठा का भारी पराजय का कारण सदाशिव राव की गलत नीति को माना। इस युद्ध में मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था। ठीक है, अब 13वां चैप्टर जो है जाटों ने 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जन नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और उनके इन सबके बलबूते वह मुगलों से लड़ा। भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया। वहीं दिंग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र शामिल थे। सूरजमल के कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़, ठीक है, का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सिख संप्रदाय। 14वां है हमारा चैप्टर। और जो सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। ठीक है, पहले से गुरु नानक, ठीक है, जिनका कालवर्ष जो है 1469 से लेकर 1539 तक था। और इसकी प्रमुख उपलब्धि यह थी कि सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। अब दूसरे आते अंगद, जिनका कालवर्ष था 1539 से लेकर 1552। इन्होंने प्रमुख उपलब्धि इनकी थी गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास तीसरे गुरु थे अमरदास, जिनका काल जो है 1552 से लेकर 1574। इनकी प्रमुख उपलब्धियां थी सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की, विवाह पद्धति 11 का प्रचलन किया। चौथे गुरु रामदास थे, जिनका कालवर्ष जो है 1574 से लेकर 1581 है। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। ठीक है, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन सिंह जो है, इनका कालवर्ष 1581 से 1606 था। इनकी प्रमुख उपलब्धि यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरिमंदिर साहिब का निर्माण इन्होंने ही करवाया। ठीक है, और जहांगीर ने 1606 में फांसी की जहांगीर ने अर्जुन सिंह को 1606 में फांसी की सजा दे दी थी। ठीक है, अब छठे गुरु जो थे वो हरगोविंद सिंह थे। इनका काल वर्ष जो है 1606 से 1644 में था। इनका प्रमुख उपलब्धि यह है कि अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की, सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। ठीक है, अब जो है 7वें थे हर राय, जिनका काल वर्ष है 1644 से 1661। ठीक है, 8वें है हरकिशन 1661 से 1664। 9वें है तेग बहादुर का जो काल वर्ष था 1664 से 1675 था। तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा फांसी दे दिया गया 1675 ईस्वी में। ठीक, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 1675 से 1708 के बीच इनका काल वर्ष था। वे सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, पटना साहिब में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 कंकार मतलब
केस, कंघा, कृपान और कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किए, गुरुपद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। ठीक है। और 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्र राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। गुल खान ने गोदावरी नदी तट के नांदेड़ में 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया। उसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों से वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उन्हें 1716 ईस्वी में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत सिख किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और शासन उनके भाग में राज करेगा खालसा। ठीक है। अब जो है अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। खालसा के 1765 ईस्वी में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। चलिए ये यहाँ तक मध्यकालीन इतिहास जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक का समाप्त हो जाता है। और जो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगी रुक्मिणी पब्लिकेशन बुक के ही अर्थशास्त्र के बुक को लेके आऊँगी जिसे मैं कंप्लीट करवाऊँगी। ठीक है। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।